चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। लास्ट लेक्चर में JIGL पे बात हो रही थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो कल हमने जितने भी टॉपिक्स देखे उसमें से आपको किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी, सब समझ में आ गया, क्लियर है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल क्या पढ़ा RTI एक्ट के बारे में। बेसिक स्टोरी हमने ये देखी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बोला गया कि राइट टू नो हर एक इंडियन सिटीजन को मिलना चाहिए। तो उसके बेसिस पे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम रखा गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इफेक्टिव डेट कौन सी थी, कुछ याद है? कब से अप्लाई हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो ये इफेक्टिव डेट है जब से एप्लीकेबल हुआ, वो हमने देखा। अब RTI एक्ट का जो यूज है वो हम कोई भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज या जो सरकारी अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट में कवर होती हैं, उनसे आप पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मांग सकते हो। अब ये आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी मांग सकते हो। कितनी बार ऐसा भी होता है जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग भी अप्लाई करते हैं। और उससे बेनिफिट ये होगा कि भाई गवर्नमेंट आंसरेबल है, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है सिस्टम में कि भाई जो पैसा टैक्स पेयर पे कर रहा है सरकार को, उन पैसों का सही यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, इस चीज की ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है बिकॉज ऑफ RTI एक्ट। और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे या कोई फ्रॉड्स करेंगे तो वो फ्रॉड्स एंड एरर्स जो भी आप बोलो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो रिवील हो सकते हैं। तो ये डर बना रहता है कि यार जो मनमानी नहीं कर सकते, हमें पैसा सोच समझ के खर्च करना है, सही तरीके से खर्च करना है। कल को किसी ने पब्लिक में से क्वेश्चन पूछ लिया और ये सारी बातें बाहर आ गई तो हमारे लिए फिर बाद में वो ट्रबल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए RTI एक्ट को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से या यूजफुल तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी हमने बात की थी। अपना इंस्टीट्यूट है ICSI, वो भी एप्लीकेबल या कवर हो जाता है RTI एक्ट में, जिसके थ्रू आप अपने आंसर शीट्स की कॉपी मंगवा सकते हो, उसका असेसमेंट कर सकते हो। लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए है, वो फिर ICSI को डिफेम करने के लिए यूज नहीं करना होता, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट्स थे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मांगने का तरीका क्या था, ऑफलाइन या ऑनलाइन? दोनों अवेलेबल थे ना, ऑफलाइन भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी जा सकते हो। अच्छा, कोई ऑफिसर था स्पेशली जो ये काम करेगा, क्या नाम है उसका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या PIO बोलेंगे। अच्छा, पूरे कंट्री में कितने PIO अपॉइंटेड है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है इनका? हर सिटी में है या पूरे कंट्री में एक है? डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक PIO शायद इनफ नहीं रहेगा, तो कुछ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, असिस्टेंट PIO सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोन लेवल पे आप उनको अप्लाई कर सकते हो और उनके बेसिस पे फिर आगे आप अपना एप्लीकेशन PIO तक पहुंचा सकते हो। फिर हमने देखा था डेडलाइन, टाइम लिमिट। बिकॉज अगर टाइम लिमिट नहीं होगी ना तो गवर्नमेंट ऑफिसर शायद बिजी होंगे, टाइम टू टाइम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो टाइमिंग्स क्या थी? अब जैसे पहले आपने PIO को अप्लाई किया तो PIO कितने दिन में आंसर देंगे? 30 डेज में। अगर 30 डेज में कुछ भी आंसर नहीं दिया तो रिफ्यूज। अच्छा, अगर रिजेक्ट करेंगे तो रीजन देना पड़ेगा राइटिंग में कि भाई क्यों रिजेक्ट किया, किस ग्राउंड पे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। तो रीजन देने के लिए वो बाइंडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप असिस्टेंट PIO के पास जाते हो तो वो आपका एप्लीकेशन PIO को फॉरवर्ड करेंगे कितने दिन में? 5 डेज में। और फिर PIO को बाद में कितना टाइम मिलेगा? 30 डेज। तो आपका टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया? 35 डेज। तो ये हमने देखा। अच्छा, एक थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट था कि भाई PIO के पास आप गए, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, उसको किसी डिपार्टमेंट से मंगवानी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट कौन हो गया? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को जो टाइम लगेगा डेटा ढूंढ के देने में, कितने दिन ऐड हो जाएंगे? 10 डेज ऐड हो जाएंगे। तो 30 + 10 या 35 + 10 जो भी एप्लीकेबल होगा, मैक्सिमम आपका वेटिंग टाइम 45 डेज तक जा सकता है, ये हमने देखा। ऑन द सेकेंड पार्ट, ऑनलाइन अगर हम एप्लीकेशन करने की बात करें तो वहां पे एक वेबसाइट है rti.gov.in, जिसपे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो। अच्छा, उसके लिए जो फीस पे करनी होती है वो कितना अमाउंट है? 10 रुपीज। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपको 10 रुपए पे करने हैं। अब ये डिफरेंस आ जाता है ICSI की, जैसे अपने बात कर रहे थे, अगर हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपनी आंसर शीट मंगवाते हैं तो वो पर सब्जेक्ट 250 रुपीज चार्ज करते हैं। तो आप 3-4 सब्जेक्ट का मंगवाओगे तो आपका 750 या 1000 रुपीज लगेगा। लेकिन सेम प्रोसेस आप RTI की वेबसाइट से करते हो तो यही काम 10 रुपए में हो जाता है। समझ आ रहा है? तो वहां पे आपका कॉस्ट सेव हो रहा है, क्योंकि ICSI आपसे आइडियली चार्ज कर सकता है, दे आर अलाउड टू चार्ज, लेकिन RTI में गवर्नमेंट सिर्फ आपसे कॉस्ट चार्ज करती है। और PDF प्रोवाइड करने में कोई प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्पैचिंग, पोस्टल चार्जेस तो लग नहीं रहे। तो बेसिक 10 रुपीज में आप सेम काम कर सकते हो। तो कितनी बार होता है किसी को आंसर शीट मंगवानी होती है तो हम उसको बोलते हैं भाई ICSI की वेबसाइट से मत मंगवाना, क्योंकि वो चार्जेस ले रहे हैं। RTI में आपका काम 10 रुपए में हो जाएगा और सेम चीज मिलने वाली है, और उल्टा जल्दी भी आएगी, बिकॉज 30 डेज की गारंटी है कि उनको आपको आंसर करना ही है, तो वो और क्विकली हो जाता है एज कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूट। तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहेगा, ऑनलाइन प्रोसीजर आप कर सकते हो। क्लियर? बाकी टॉपिक्स देख लेते हैं कल जो थे।
उसके आगे क्या बोला है, लास्ट हमने टाइम लिमिट पे बात की थी। नेक्स्ट आंसर आप देखो, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर करके एक टॉपिक है, और उसके साथ साथ बोला है हु इज एक्सक्लूडेड, मिला ये पॉइंट। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर का मतलब ये है ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई एक्ट में कवर नहीं होती, मतलब आप मांगोगे और वो डिनाई कर देंगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ऑल दीज मैटर्स आर सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन, एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, जो सेकंड टॉपिक आपको दिया हुआ है हु इज एक्सक्लूडेड, उसमें बात हो रही है उन एंटिटीज और डिपार्टमेंट्स की जिनके ऊपर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोनों आंसर्स में फर्क क्या है, फर्स्ट वाले में बोला टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड, सेकंड वाले में बोला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। तो दोनों चीजों में थोड़ा बहुत फर्क हो गया। पहले आंसर में बात हो रही है उस टाइप की इंफॉर्मेशन जिसको एग्जेम्पशन में रखा है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सेकेंड आंसर में बोला है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उतना डिफरेंस रहेगा, बट अदरवाइज आप बोल सकते हो कि इन सबसे आप सवाल नहीं पूछ सकते और इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। एक एक करके डिस्कस करते तो आप क्लैरिटी आ जाएगी। पहला जो आंसर है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, उसमें बोला ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करने से इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ता हो। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब इंडिपेंडेंस और यूनिटी। सोवरेन कंट्री होने का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रिटी का मतलब है उसकी यूनिटी, ठीक है, वननेस। तो अगर इसमें कोई फर्क पड़ता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने से आपको रोका जा सकता है या डिनाई किया जा सकता है। अब इंडिपेंडेंस और यूनिटी वाला पार्ट मतलब ऐसा हो गया कि कहीं यार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी जिससे कम्युनल कोई इशू क्रिएट हो गया, कोई राइट्स क्रिएट हो गए, तोड़फोड़ हो गई, पब्लिक में डिस्प्यूट हो गया, तो वैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, सेंसिटिव माना जाता है। अब देखो अगर कितनी बार कम्युनल राइट्स हो भी जाते हैं, अब होने के बाद उस चीज को, उस झगड़े को बढ़ाना है या उसको कम करना है, कम करना है ऑब्वियसली। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों देंगे जिससे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो, झगड़ा बढ़ जाए। तो बहुत बार उन ग्राउंड्स पे इंफॉर्मेशन को डिनाई कर दिया जाता है, उसको एग्जेम्पशन में यहाँ पे रखा है। तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्ट हो गई फ्रॉम डिस्क्लोजर। समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जहां पे किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिक मना किया है कि भाई ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो कोर्ट केसेस जब ट्रायल चल रहा होता है तो आप देखते हो मूवीज में भी दिखाते हैं पब्लिक बैठी होती है, तो वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोर्ट रूम में बैठ के प्रोसीडिंग्स देख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। कितनी बार जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, आगे उनको भी तो काम करना है। कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए देख रहा है। इवन लॉयर्स भी बैठे होते हैं कि कोई बहुत टिपिकल केस चल रहा है, तो भाई जो लॉयर का केस है वो आर्ग्यू कैसे कर रहा है, जज कैसे उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसको क्या बोलने का मौका मिल रहा है, एविडेंस में क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, सीखने के लिए। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत लोग बैठे होते हैं। अच्छा, मीडिया वाले बैठे होते हैं, उनको अगले दिन की न्यूज चाहिए, तो कोई हाई प्रोफाइल केस होगा तो उसके नोट्स बना के अगले दिन न्यूज़पेपर में वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अलाउड है, लेकिन बहुत बार सेंसिटिव मैटर्स में कोर्ट क्लियर डायरेक्शन देता है कि भाई इस केस की हियरिंग के टाइम पे सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग बैठेंगे, बाकी कोई आउटसाइडर, कोई मीडिया पर्सन, कोई अननोन पर्सन को हम अलाउ नहीं करेंगे कोर्ट रूम में। और यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, जो केस का आउटकम आना है, जजमेंट आना है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे, बट किसने क्या बोला, एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन से एविडेंसेस दिए गए, ये सारी चीजें हम रिवील नहीं करेंगे। इसमें भी रीजंस वही हो सकते हैं कि भाई कम्युनल इशू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऐसा कोई अगर मैटर क्रिएट होता हो तो उसको रोकने के लिए किया जा सकता है। तो अगर कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आरटीआई में इस केस की कोई इंफॉर्मेशन मत देना, तो आप ही बताओ फिर इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये सेकंड रीजन हो गया जहां पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी एग्जेम्प्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलर पॉइंट है, यहाँ कोर्ट की बात हो रही थी, इस केस में किसकी बात हो रही है, पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स चलती है देखिए आपने, ये अपना लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन का चैनल आता है, उस पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो वैसे भी होता है, तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, उसके ऊपर दिखाते हैं। बट उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसीडिंग्स जो होती है उनको प्राइवेट रखा जाता है कि भाई इसको हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे, मैटर ऐसा है कि भाई टेलीकास्ट करना, क्या आर्ग्यूमेंट हो रहे वो ठीक नहीं रहेगा, और इसको ऑन रिकॉर्ड लेके नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट या प्राइवेट रखी जाती है फॉर जेन्युइन रीजंस, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो पार्लियामेंट के पास भी ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ आइडिया इसके बारे में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड कहीं सुना है आपने? आईपीआर बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है एग्जैक्टली? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आपने पढ़ा हुआ है।
अब ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वाली जो चीजें है ना, इसमें सीक्रेसी भी होती है कि भाई आप हर चीज रिवील नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला आपकी रिसर्च टीम और साइंटिस्ट ने डेवलप किया, उसके बेसिस पे आपने कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया, अब उसका फॉर्मूला जो है वो आप सीक्रेट रखना चाहते हो ताकि कोई उसको कॉपी ना करे। बोले नहीं पेटेंट तो है ही, फिर क्या टेंशन है। अरे भाई फिर भी प्रोसेस पूरा क्यों बताए, जब पेटेंटेड ही है तो ऑब्वियसली और कोई बना भी नहीं सकता है, हम चाहते भी नहीं है कि रिवील हो। देखो पेटेंट वाली चीज है तो ऑब्वियसली कोई ऑफिशियली उसको कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंडिया है, ठीक है, जुगाड़ू पब्लिक है, किसी की सुनती नहीं है, पेटेंट वेटेंट सब अपनी जगह। बिस्लेरी की बोतल खरीदी कभी? हाँ, कितने कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बिस्लेरी बिकती है पता है आपको? बिस्लेरी के अल्फाबेट है ना, इधर उधर करके 4 अलग अलग कंपनियां बिस्लेरी जैसा पानी बेच रही है। अब इतना कॉपी कर रखा है कि कलर टोन भी सेम यूज करते हैं, वही एक्वा ब्लू वाला, एक्वा ग्रीन जो आता है उसका स्टिकर, और बिस्लेरी का फॉन्ट भी सेम होता है, लेकिन अल्फाबेट जंबल कर देते हैं। खरीदने वाले को ऑलमोस्ट बिस्लेरी लगती है, ध्यान से पड़ता भी नहीं कि बिस्लेरी है कि डुप्लीकेट है। 90% जगह पे बिस्लेरी के बदले डुप्लीकेट बॉटल बिकती है, और अपन जान के खरीद भी रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। वही 20 रुपए की बॉटल है, दिख रही है बिस्लेरी जैसी, चलेगा, पानी तो पीना है, तो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। अब ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जो है उसको आप यूज कर रहे हो और जानबूझ के आप बिस्लेरी जैसा ट्रेडमार्क रख रहे हो, तो ये तो बिस्लेरी वाले को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि बिस्लेरी ने किसी पे ऐसा केस फाइल किया। अब इसका भी रीजन है, केस स्टडी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिस्लेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड है, और पूरे इंडिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उनको कॉपी करने वाले जो है ना वो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में है, एक नहीं है। ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका लोकल लेवल पे वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है। ये लोग पानी की बोतल पैकेज करते हैं और ऐसा डुप्लीकेट स्टिकर लगा के बेच देते हैं। अब बिस्लेरी वाले के पास चॉइस है, या तो एक एक के पीछे पड़े, पूरे इंडिया में जाके हर सिटी में, हर एरिया में ऐसे लोकल वेंडर्स की लिस्ट बनाए और सबको लीगल नोटिस भेजे कि तुम लोग ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अब ये लीगल एक्शन लेना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? उसकी लीगल टीम, लॉयर, हर कोर्ट में केस होगा, कोर्ट की फीस, ज्यूरिसडिक्शन वाइज, इतना खर्चा, इतना टाइम, और इन केसेस का जजमेंट आने में कितना टाइम लगेगा उसकी कोई गारंटी है? तो आप सोच रहे हो कितना पैसा और टाइम वेस्ट होगा। अब बिस्लेरी सोच रहा है कि यार या तो मैं इनके पीछे पड़ के अपना ईगो सेटिस्फाई करूं, इन पे गुस्सा निकालूं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको मार्केट से हटाना कैसे है, बिजनेस स्ट्रेटेजी लगा के कुछ कर लूं। आपने बिस्लेरी की एड देखी टीवी पे? किसी ने ऑब्जर्व किया? तो एड में ना, हाँ, डुप्लीकेट बॉटल बताते हैं। और उन्होंने बीच में, मैंने एक ऐड देखी थी, लास्ट ईयर शायद आई थी, तो उन्होंने उसमें ऐसा शो किया कि भाई क्वालिटी या प्योरिटी ऑफ द वाटर, बोले हम लोग हमारा जो पानी ये बेच रहे हैं मिनरल वाटर, उसमें बोले 100+ टेस्ट कर रहे हैं, लैब टेस्ट और क्लिनिकल टेस्ट, और वाटर की जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, वो उतनी अच्छी है कि जो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। इस टाइप की मार्केटिंग वो कर रहे हैं। ऐसा जिस मार्केटिंग से अपने को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पानी पीते टाइम आप चेक करते हो मिनरल वाटर जो है वो कितने क्वालिटी चेक से पास होने के बाद आपके पेट में जा रहा है, किसी को फर्क पड़ता है? अपने होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाला पूछता है सर रेगुलर वाटर या बिस्लेरी, अपने बोलते रेगुलर, चलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? वो फ्रिज में से निकाल के पानी दे देता है, जग में से भर रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना अवेयरनेस लोगों में है नहीं, और इतना कहीं ना कहीं उसके लिए अपने एफर्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी बिस्लेरी वाला अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्यों? वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार लोकल जो आप पानी पी रहे हो उसमें मिनरल वाटर नहीं है, वो सिर्फ आपको पैकेज करके दे दिया है, उसकी क्वालिटी कोई वारंटी गारंटी नहीं, आप पी के बीमार हो सकते हो। लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे। अब ये मार्केटिंग उसको वो कोर्ट केस से ज्यादा सस्ती पड़ रही होगी शायद, और उसका इंपैक्ट हो रहा होगा, इसलिए वो कर रहा है। अदरवाइज फिर एक एक के पीछे केस फाइल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब पॉइंट ये है कि आईपीआर की जो हम बात कर रहे हैं, पेटेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला किसी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला है तो आप आरटीआई में मांग सकते हो क्या? अच्छा, कोका कोला का केस ले लो, कोका कोला का फॉर्मूला पता है आपको कैसे बनती है? आपने पढ़ा भी होगा, कहीं सुना होगा, कोका कोला वाले का फॉर्मूला सीक्रेट है, पूरे वर्ल्ड में 2-4 लोगों को पता है कैसे होता है कैसे नहीं। वो उन्होंने एक्चुअली में सीक्रेट रखा हुआ है, और ये एक एग्जांपल है कि भाई इतने बड़े लेवल पे इतना प्रोडक्ट बिकने के बाद भी उसकी रेसिपी सीक्रेट है, जबकि इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। बट उनका कॉन्सेंट्रेट जो है कोका कोला का, वो कहीं और बनता है, बॉटलिंग कहीं और होता है, फिलिंग कहीं और होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहीं और से होता है। वो डिवाइड वैसे किया हुआ है कि बहुत नॉमिनल लोगों को ये मालूम है कि कोका कोला का फॉर्मूला क्या है, और वो उन्होंने ट्रेड सीक्रेट की तरह इतने साल से मेंटेन किया, जबकि वर्ल्ड के हर कंट्री में कोका कोला तो सेल होती है, फिर भी वो मेंटेन कर रहे हैं। अभी आपने आरटीआई फाइल करके पूछ लिया कोका कोला कैसे बनती है, भाई रेसिपी बता दो, प्रोसेस बता दो। अब उन्होंने बोला क्या करोगे जान के, वैसे ही पेटेंटेड है। बोले कोई बात नहीं, पेटेंट है मुझे मालूम है, मेरे को बना के बेचनी नहीं है, बस जानना है, वो क्यूरियोसिटी है कि यार ये क्या सीक्रेट है, कैसे बनाया इन्होंने, कौन से मसाले मिलाए इसके अंदर, कोका कोला का टेस्ट आ रहा है, हमको बता दो। बताएंगे वो, ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है, आईपीआर है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, आप नहीं मांग सकते। भले आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, बात अलग है, लेकिन फिर भी नहीं मांग सकते, वो डिनाई कर सकते। क्लियर? चलो
कमर्शियल कॉन्फिडेंस में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको आईपीआर बता दिया, ट्रेड सीक्रेट बता दिया। कमर्शियल कॉन्फिडेंस में ना आपने लाइसेंसिंग वाला एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये टेक्नोलॉजी का पेटेंट है, या कोका कोला का फॉर्मूला मैंने डेवलप किया। अच्छा, कोका कोला ना आपको शायद पता हो उसकी हिस्ट्री। कोका कोला पहले एक मेडिसिन थी, आइडिया है कुछ? कोका कोला जिसने पहले इन्वेंट की थी ना, उसने एज अ मेडिसिन फॉर्मूला इसको इन्वेंट किया था और अपने मेडिकल स्टोर में यूएस में वो उसको सेल करता था। तो जब लोगों को माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम होता था ना, तो उसके लिए वो कोका कोला जो है वो एज अ मेडिसिन लेके आते थे। सिरप अपने पीते, कॉफ सिरप आती है वैसे, उस टाइप की बॉटल में वो बेच रहा था। बाद में लोग इसको एज अ बेवरेज यूज करने लगे और डिमांड बढ़ गई। तो उसने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात है, दवाई के बदले कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग पी रहे हैं इसको, तो क्यों ना मैं इसको कमर्शियल प्रोडक्ट बना दूं। तो उसने मेडिसिनल कंपोनेंट्स को हटाया, थोड़ा फॉर्मूला और टेस्ट में चेंजेस किया और इसको एक कमर्शियल बेवरेज की तरह सेल करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही इसकी हिस्ट्री और कोका कोला स्टार्ट वहां से हुआ। अब सोचो किसी ने दवाई बनाई थी और आज वो बेवरेज बन गई है, पूरा वर्ल्ड उसको कंज्यूम कर रहा है। अब ये दवाई सबको चाहिए, है ना? पिज्जा खा रहे हो तो साथ में चाहिए ही चाहिए, तो पिज्जा आपके पेट में उतरेगा ही नहीं, हेवी इतना हो जाता है, लोग कोल्ड ड्रिंक साथ में कंज्यूम कर ही रहे। तो स्टार्ट कैसे हुआ प्रोडक्ट और आज सेल कैसे हो रहा है वो आपके सामने क्लियर। तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस में ये होगा कि पेटेंट मैंने डेवलप किया, मैंने फॉर्मूला बना लिया, बट मेरे पास इतना पैसा और रिसोर्सेज और फैक्ट्री सेटअप नहीं है कि मैं इसको इतने बड़े स्केल पे आगे जाके सेल ऑफ कर सकूं। आपके पास फैक्ट्री है, बेवरेज की फैक्ट्री है, आप चाहो तो बॉटलिंग कर सकते हो, रिफिलिंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपने बोला सर एक काम करो ना, फॉर्मूला हमें दे दो, पेटेंट तो आपके नाम पे है, परमिशन दे दो, रॉयल्टी ले लेना। होता है ऐसा? मैंने बोला फॉर्मूला मैं आपको यूज करने को दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी रॉयल्टी दे दो, आप बॉटलिंग करके बना के बेचो, ठीक है? तो मेरे पास तो रॉयल्टी आती रहेगी, मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन ये अग्रीमेंट जो है हम अगले 5 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हमें अग्रीमेंट रिन्यू नहीं करना होगा तो मैं बैकआउट कर सकता हूँ। आपने बोला ठीक है, फेयर इनफ, अभी 10 साल का अग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, 10 साल के बाद मैंने अग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया और वो पेटेंट या जो राइट आपको दिया था आपसे वापस ले लिया, बट अब तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है। अब क्या करोगे आप फॉर्मूला का? अगले दिन से नाम बदल के कोका कोला के बदले खुद के नाम की कोल्ड ड्रिंक बना के बेचना शुरू कर दोगे? चलेगा ऐसा? आप कर सकते हो ये? नहीं। अच्छा, आप खुद नहीं कर सकते तो आपने फॉर्मूला किसी को दे दिया, लीक कर दिया मार्केट में, अब यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं उसके, घर पे कोका कोला कैसे बनाए 5 मिनट में। बोलो चलेगा ऐसा? नहीं कर सकते। कमर्शियल कॉन्फिडेंस का मतलब ही वही है कि आपके मेरे बीच में कमर्शियल अग्रीमेंट है, एंड वो कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना है कि आप मेरी दी हुई टेक्नोलॉजी या फॉर्मूला ना किसी को आगे इलीगली पास ऑन करोगे, ना मेरी परमिशन के बिना आप खुद यूज करोगे। भले आपको फॉर्मूला पता है लेकिन फिर भी आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर ये पॉइंट पता चला? अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट में ना बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं। अब जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी में आप एग्जांपल ले लो, एप्पल एंड सैमसंग, ये दोनों का रिलेशन कैसा है? दोस्ती है, अच्छी राइवलरी है, क्या चलता है? बोलो मार्केट में क्या चलता है? एप्पल और सैमसंग राइवल है, कॉम्पिटिटर्स है। एडवर्टाइजमेंट में देखा है एक दूसरे के मजे लेते हैं। वो बीच में ना एप्पल का फोन एक बार बेंड हो गया था, आईफोन शायद 6 था या 6s था, तो सैमसंग वाले ने उसकी बहुत खिंचाई की थी कि बोले हमारे फोन तो हम पर्पसफुली बनाते हैं ऐसे कि बेंड हो सकते हैं, इनके तो अपने आप बेंड हो जाते हैं। तो खिंचाई हो रही थी। अब एक दूसरे, अब पूरे वर्ल्ड में बिलबोर्ड्स लगाते हैं, एड्स बनाते हैं, सब जगह एक दूसरे को टीज करते हैं। अब वो तो बिजनेस है, करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल के फोन का जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरर सैमसंग है। अब बोलो ये कैसे चल रहा है? बोले सर मीडिया में एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं या फिर एक दूसरे का काम भी कर रहे हैं। दोनों चीजें डिफरेंट है ना। आप मार्केट में कॉम्पिटिटर जो ठीक है, एप्पल अपना डिस्प्ले खुद नहीं बनाता, उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, पेटेंट रजिस्टर कर लिया, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरर चाहिए। सैमसंग वाला बोला मैं बना के दे दूंगा, हम मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मुझे दे दे। तो एप्पल के फोन की जो स्क्रीन है उसका मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग करके देता है उसको। अब इसका मतलब तो ये है कि सैमसंग को तो पता है कि एप्पल की टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो टेक्नोलॉजी अपने फोन में भी तो यूज कर सकता है ना। बोलो अलाउड है या नहीं है? उसको पता है वो टेक्नोलॉजी क्या है, खुद ही बना के देता है, लेकिन क्योंकि पेटेंटेड है वो उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो कर सकता है। बोलो करेगा या नहीं करेगा? आप सैमसंग वाले आप क्या करोगे? आपके मोबाइल फोन बिक नहीं रहे एप्पल जितने, या उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, आपको पता है वो क्या क्वालिटी यूज करता है। थोड़ा बहुत कुछ रूल्स को इधर उधर करके, वायलेट करके, जुगाड़ करके वो टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश तो करोगे। सैमसंग वाला भी करता ही है। तो सैमसंग के फोन में जो इतना अच्छा डिस्प्ले और वो सब आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो एप्पल की टेक्नोलॉजी से एक बेस तो मिल गया। अब क्या होता है, लीगल रूल्स के साथ खेलते हैं, कितने चेंजेस करने पे वो पेटेंट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतने चेंजेस कर देते हैं। तो 19-20 टेक्नोलॉजी तो मिल गई ना, तो अपनी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं सुधर जाती है, ये फायदा होता है। और बीच में एप्पल ने सैमसंग पे इस बारे में केस भी फाइल किया था कि भाई तूने हमारे पेटेंट का मिसयूज करके वो टेक्नोलॉजी अपने फोन में यूज की है, और ये प्रूव भी हुआ था कि सैमसंग ने की है। फिर एप्पल ने केस फाइल किया, सैमसंग के ऊपर फाइन लगा और कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़े टू एप्पल। अच्छा, पे करने की बात है, सैमसंग वाले ने क्या किया पता है? ट्रक भर के सिक्के भेज दिए। मतलब जो पेमेंट करना था वो कैश में किया,
और कैश में भी कौन सा, कॉइन्स। हाँ, मजे ले रहा था वो भी, ठीक है, ट्रक भर के सिक्के भेजे, बोले ले तेरे 200 मिलियन डॉलर, बैठ के गिन ले। अब सोचो, अब वो बेचारा एक एक डॉलर एक एक सेंट गिन रहा होगा, तो 200 मिलियन डॉलर का टोटल मारा होगा, तो बेचारों को ना वजन करा के उसको तोल के गिनना पड़ा कि पूरा पेमेंट आया है कि नहीं आया। सोचो, तो ऐसा भी होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ना ऐसा दिमाग लेके लोग बैठे, तो एक दूसरे के साथ जो है ना वो लेग पुलिंग चलता रहता है उनका। तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और आईपीआर, क्लियर, ये सब एग्जेम्प्टेड रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, इसका भी एग्जाम्पल है। वो राफेल वाला मैटर हुआ था, पता है, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स फ्रांस से लिए थे, ठीक है। तो फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का अग्रीमेंट हुआ था कि आप जो फाइटर जेट बनाते हो वो हमें प्रोवाइड करना हमारी एयरफोर्स के लिए। अब ये जब अग्रीमेंट हुआ तो ऑपोजिशन ने ब्लेम किया कि भाई इसमें गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे दिए और जितना खर्चा होना था उससे ज्यादा किया, और कंट्री का पैसा फॉरेन गवर्नमेंट को आप देके आ गए, ओवर स्पेंडिंग किया और बीच में पैसा सबने खा लिया, ये एलिगेशन लगाया। अब इसमें ये था कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने रूलिंग गवर्नमेंट से पूछा कि आप इसकी डिटेल्स दो कि आपने कितने फाइटर जेट कितने रुपए में खरीदे और इसके लिए कितना कितना पेमेंट किसको मिला। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये डिटेल हम नहीं दे सकते। बोले रीजन क्या है, भाई कॉन्फिडेंस या अग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट ने हमें स्पेसिफिक ये बोला हुआ है कि भाई इसका प्राइस आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि आप प्राइस बताओगे। अब ये एमआरपी वाली चीज नहीं है कि सबके लिए एक ही प्राइस है, कंट्री टू कंट्री हम नेगोशिएट करते हैं, किसी को ज्यादा पैसों में बेचा है, किसी को कम में। अच्छा, जो फीचर्स है एयरक्राफ्ट के अंदर वो भी कस्टमाइज्ड है, तो बोले आप प्राइस रिवील करोगे तो हमारा बाकी कंट्रीज का रिलेशन खराब होगा, तो बोला ये आप नहीं कर सकते। अब जब दो गवर्नमेंट्स के बीच में इस तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया है तो कैसे वो डिटेल आरटीआई में रिवील कर दे, क्लियर हो रहा है। तो उसको फिर एग्जेम्पशन में यहाँ पे रख दिया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, information the disclosure of which endangers the life or physical safety of any person or identifies confidential source of information or assistance। अब ये किसी की लाइफ पे डेंजर होने वाली बात। एक और सिचुएशन, वो कसाब वाला मैटर हुआ था, ताज अटैक, कसाब को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब बाकी सारे टेररिस्ट को तो मार दिया, इसको जिंदा पकड़ लिया। अब जिंदा पकड़ने के बाद क्या किया, उसको जेल में रखा। अब जब उसको अरेस्ट किया, अब उस पर केस वेस चलेगा, फांसी वासी हुई, वो सब अपने को पता है, लेकिन जब जेल में रखा होगा तो वो उस टाइम पे पब्लिक के माइंड में क्या था, पब्लिक तो गुस्से में थी, बोले हमारे कंट्री में आके इतने लोगों को मारा, इतना नुकसान पहुंचाया, इसका तो फैसला अभी हो जाना चाहिए, कोर्ट केस तक जाने की जरूरत ही क्या है, तो लाइव टीवी पे दिख रहा है, तो इसमें तो कोई एविडेंस देने की भी नीड नहीं है। अब लोग गुस्से में, अब किसी को गुस्सा आया, उसने बोला कि इसको तो मैं पर्सनली जाके मारूंगा, ठीक है, एकदम गुस्से से भरा हुआ है, तो बोला अब इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे इसको रखा है नहीं पता, आरटीआई फाइल कर दी कि बोले जेल में कौन से सेल में कौन सी जेल में रखा है, इसका लोकेशन भी चाहिए मुझे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो वैसे आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे वो प्रोवाइड करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन दे दी, आप तो सीधा वहां जाके कुछ बॉम्ब वॉम्ब फेंक के अटैक कर दोगे, वो तो मरेगा मरेगा, बाकी जो जेल का स्टाफ है उसका क्या, उनको भी तो इंजरी हो सकती है ना, किसी को भी हार्म हो सकता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी जिससे किसी की लाइफ को डेंजर हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन देने से वो डिनाई कर सकते हैं, ये एक लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद information that would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders। अब इसका भी एक एग्जांपल, impede the process of apprehension या अरेस्ट, उसकी बात हो रही है। अब कोई टेररिस्ट है, कहीं पे छुपा हुआ है और पुलिस बहुत टाइम से उसको ढूंढ रही है। अब पुलिस के पास अपना नेटवर्क होता है, कहीं से टिप मिल गई कि इस घर में यहाँ पे इस सिटी में छुपा हुआ है। अब पुलिस ने सोचा यार फटाफट इसका ना अरेंजमेंट करके इसको घेर लेते हैं और अरेस्ट करके इसको फिर कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। अब पुलिस उसका प्लानिंग कर रही है। अब मीडिया वालों को भी खबर मिल गई कि पुलिस को कुछ ना कुछ टिप मिली है और कहाँ पे टेररिस्ट छुपा है ना, उसकी कुछ बात पता चली है। पुलिस से डायरेक्टली पूछा, उन्होंने बताया नहीं। इन्होंने क्या कर दिया, आरटीआई फाइल कर दी। किसने, न्यूज चैनल वालों ने। बोला इमरजेंसी है, जल्दी बताओ इसको कहाँ छुपा के रखा है। अब आरटीआई में ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, मान लो दे दी तो क्या होगा, फिर न्यूज चैनल वाले न्यूज पे दिखा रहे ब्रेकिंग न्यूज, पता चल गया टेररिस्ट कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। टीवी पे उसके घर के बाहर ही खड़े हैं, कैमरा लेके दिखा रही है इस घर में छुपा हुआ है, अभी पुलिस आके इसको पकड़ लेगी। क्या बताओ, घर पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ, क्या करेगा बैठे बैठे, ठीक है, तो टीवी देख रहा है वो, तो इन्फॉर्मेशन उसको पता चल गई तो या तो वो अटैक करेगा या भाग जाएगा, तो पुलिस का काम तो पूरा खराब हो गया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जहां जिसको देने से उनका प्रोसीजर या प्रोसेस खराब होता हो या उसमें रुकावट आती हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो गई। वैसा नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कैबिनेट पेपर्स, कुछ आइडिया इसके बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट पेपर्स, कुछ सुना है? अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं तो ये सब मैटर चल रहा था, तो मे भी न्यूज़ पे कहीं आपने सुना हो। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? किसी को कुछ भी पता है तो बता सकते हैं, बोलो, है आइडिया कुछ? कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाँ, मेन जो मिनिस्ट्री, मतलब सिंपल टर्म्स में ऐसा हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड पार्टी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी है,
अब एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो सारा काम वो खुद ही करेंगे, सारे डिपार्टमेंट खुद ही संभालेंगे। अभी रेलवे वाला भी कल एक्सीडेंट वाला मैटर हो गया, तो रेलवे का काम भी मोदी जी देख रहे हैं, फाइनेंस भी वही संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वही संभाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी टीम जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी पार्टी जीत के आई है तो मैं उनका कैंडिडेट हूँ, बट सारा काम मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम होगी, और मेरी टीम में एक रेलवे मिनिस्टर होगा, एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक कोल मिनिस्टर होगा, एक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, इन सबको एक एक डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी टीम में काम कर रहे हैं, टुगेदर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स। समझ आए? अब इनकी आपस में भी मीटिंग्स होती है और प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करते हैं। तो सबसे पूछेंगे भाई रेलवे में क्या चल रहा है, कोल मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या चल रहा है, सबसे सवाल पूछेंगे। अब ये जो इनकी मीटिंग्स होती है, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, दैट इज देयर प्राइवेट मैटर, वो आरटीआई में रिवील नहीं होगा। किसने क्या बोला, किसके क्या ऑब्जेक्शंस थे, कौन कौन से मैटर पे डिस्कशन हुआ, बताने के लिए लायबल नहीं। कैबिनेट पेपर्स मतलब उस मीटिंग के मिनट्स, वहां पे जो कुछ भी लिखा गया। अच्छा, मीटिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेस रिलीज में बता देते हैं कि भाई हमने आज ये फैसला लिया, वो तो पब्लिक को बताना ही है, बट मीटिंग के अंदर डिस्कशंस क्या क्या हुए वो जानना आपका राइट नहीं। आप आउटकम जान सकते हो, प्रोसेस जानने की आपको जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें इंटेंशनली आरटीआई एक्ट से बाहर रखी गई। पता चला ये? ठीक है, तो एग्जामिशन वाले पॉइंट्स बोलो, इनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आया आपको, कुछ कंफ्यूजन? सारी चीजें क्लियर? सोवरेनिटी इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी तो प्रॉब्लम आएगा। कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पार्लियामेंट ने मना किया तो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ट्रेड सीक्रेट है, आईपीआर का मैटर है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई अग्रीमेंट है जिसमें बोला है कि हम ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करेंगे, ये सब पॉइंट्स होते हैं। बीच में वो स्विस गवर्नमेंट वाला मैटर भी आया था, ठीक है, जब इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट, अब कुछ पॉइंट्स तो देने पड़ते हैं कि हमें सिलेक्ट करोगे तो क्या अच्छा होगा, तो बोला हम ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे, स्विस गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, उनको बोलेंगे स्विस अकाउंट में किसका पैसा पड़ा है बता दो। आई कोई न्यूज बाहर? बीच बीच में थोड़ा बहुत आ गया था जब ऑपोजिशन मैटर रेज करता है, क्या हुआ आपने तो बोला था ब्लैक मनी लेके आओगे, कुछ आया नहीं, तो बोला स्विस गवर्नमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें लिस्ट दी, लेकिन कंडीशन ये थी कि पब्लिकली ये सब रिवील नहीं होगा, आप बैकएंड में जो भी रिकवरी करनी है, इंक्वायरी करनी है वो कर सकते हो। तो वो अग्रीमेंट था उनका कि हम पब्लिकली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन वैसे डिटेल देने को रेडी है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है अपने को पता चलेगा नहीं, जो गवर्नमेंट ने बोला वो मान लिया, ठीक है, वैसी कंडीशन। तो ये सब पॉइंट्स थे। इसके साथ देखना सेक्शन नंबर 8 है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला मुकेश अंबानी कितने बजे उठते हैं सुबह, नाश्ते में क्या खाते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देंगे। तो किसी प्राइवेट पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, वो अलाउड नहीं। सेक्शन 9 में रिपीटेशन है, कॉपीराइट वाला ही पॉइंट हम देख चुके। सेक्शन 10 को आप टिक कर लेना, उसमें टर्म यूज किया पार्शियल डिस्क्लोजर। सेक्शन 10 में देखो लास्ट लाइन में लिखा है पार्शियल डिस्क्लोजर, मिला? उसका क्या मीनिंग है समझो। पार्शियल डिस्क्लोजर का मतलब ये कि आपने अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है। तो क्या करें, आपका एप्लीकेशन पूरा रिजेक्ट कर दे, पूरा अलाउ कर दे, या पार्शियली डिस्क्लोज करें? पार्शियली। तो रीजन दे देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, नहीं दे सकते, बाकी आपने मांगी है इन्फॉर्मेशन ले लो, और राइटिंग में उसके बारे में आपको डिस्क्लेमर दे देंगे। तो इस तरीके के डिस्क्लोजर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिस्क्लोजर। क्लियर? ये समझ आए? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एग्जामिशन वाला आंसर क्लियर है? अब ये सारे पॉइंट्स, ये पूरी एक शॉर्ट नोट बन गई एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कौन सी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, या इनमें से किसी पॉइंट को यूज करके कोई केस बना देंगे और फिर वो केस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एनीवे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड में जितनी भी एंटिटीज के नाम है ना, ये सारी इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विसेज वाली एंटिटीज हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी सेंसिटिव है या सीक्रेट है कि पब्लिकली उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब इनके नाम आप पढ़ोगे तो इसमें से कुछ नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, जो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज में कवर होते हैं, देख लो। एक बोला है आईबी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक रॉ बोला है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मतलब जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स और ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो एंटिटी है जो ये ड्रग्स वाला मैटर होता है ना, उसमें रेड करते हैं, अरेस्ट करते हैं, वो एनसीबी बोला जाता है। ये बॉलीवुड वाले केसेस बहुत सारे हो चुके हैं इसमें। एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेसिफिक फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया की जितने कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे जो आर्मी की टीम पोस्टेड है उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ बोला जाता है, ठीक है। तो वो टीम है, ऐसी स्पेसिफिक बहुत सारी टीम्स है जिनकी बात हो रही है। सीआरपीएफ है, सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिजर्व पुलिस फोर्स है, मतलब पैरामिलिट्री या सेमी मिलिट्री बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्टैंड बाई पे रखती है कि अगर विद इन द कंट्री कहीं पे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए,
राइट्स या कुछ हो जाए जहां पे पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर उससे सीनियर अथॉरिटी कौन है? सीआरपीएफ। तो उनको डिप्लॉय किया जाता है और वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये होता है। और भी नाम है, आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे है। सीआईएसएफ, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी कमांडोज पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पे आते हैं शायद, सबसे हाईली ट्रेंड कमांडोज में। ये जो ताज अटैक वाले में आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से उतर के जो ब्लैक कमांडोज थे जिन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो एनएसजी कमांडोज है। तो पूरे वर्ल्ड में यूएस की एक सील कमांडोज की टीम है, वो सबसे बेस्ट हाईली ट्रेंड है। और नंबर 3 पे इंडिया के एनएसजी कमांडोज आते हैं। मतलब कोई भी टेरेन या कोई भी सिचुएशन में वो फाइट कर सकते हैं, तो उनको वैसे ट्रेन किया जाता है वैसा। आसाम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, सीआईडी तो आपको पता है, देखा होगा आपने, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस एटसेट्रा, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो ये सारी एंटिटीज जो हैं आरटीआई एक्ट से बाहर है, ये हमें ध्यान रखना। चलो कंप्लीट। इसमें एक पॉइंट है नीचे एक्सक्लूजन वाला, वो मैं आपको आगे के टॉपिक के साथ फिर रिलेट कराऊंगा, अभी पता नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट आंसर देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन। ये भी शॉर्ट नोट है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, आप टिक करके रख सकते हो। पहले कंसेप्ट समझ लो कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि आरटीआई में चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन। ऑफिसर लेवल पे अगर हम बात करें तो पीआईओ, ठीक है। तो पीआईओ एक ऑफिसर है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिसर है। अगर वो अपना काम ठीक से ना करे, अगर वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो ये सारी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो कोई डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए जो आरटीआई एक्ट को गवर्न करे। तो उसके लिए डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, नाम क्या रखा? इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कमीशन दो टाइप की है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक सेंट्रल लेवल पे, उसको बोलेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सीआईसी। एक स्टेट लेवल पे, उसको बोलेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज एसआईसी। अब जैसे टाइप की इंफॉर्मेशन उस टाइप का डिपार्टमेंट। अगर इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड या राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए अथॉरिटी कौन है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और वही अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो। तो ये डिपार्टमेंट है और पीआईओ एक इंडिविजुअल ऑफिसर है। समझ आ रहा है? अब ये डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पोस्ट क्या है, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट के अंदर समझाया हुआ है। तो एक एक करके पॉइंट्स अपने समझ लेते हैं, ठीक है। देख लो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, ये सीआईसी को कंस्टिट्यूट कौन कर रहा है, मतलब उनको फ्रेम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, पहले तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अंदर ऑफिसर्स कितने हैं? बोला एक चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके साथ 10 अदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो सभी कमिश्नर ही है यहाँ पे, उससे नीचे कोई पोस्ट नहीं है। चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स। टोटल टैली कितना? 1 + 10। मैक्सिमम कितने मेंबर हो गए? 11, ठीक है, ये बोल दिया। अब अगला जो पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बताया हुआ है कि इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन किसको अपॉइंट करना है वो डिसाइड कौन करता है? उसके लिए कमिटी है जो रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सर ये लोग सही है, आप इनमें से किसी को अपॉइंट कर लो। अब ये जो कमिटी है ये कौन है? इसमें कौन लोग है? तो कमिटी में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साथ साथ में लोकसभा में जो ऑपोजिशन है, सेकेंड बेस्ट पार्टी आफ्टर द विनिंग पार्टी, तो उसके जो लीडर है वो भी इसके अंदर मेंबर होंगे। और तीसरा पर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में से एक मिनिस्टर। समझ आए? तो टोटल यहाँ पे कमेटी के अंदर कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर है वो, और तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को सिलेक्ट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा, उनकी कैबिनेट में से कोई एक मेंबर। ये 3 लोगों की कमिटी मिलकर डिसाइड करती है कि किसको यहाँ पे सीआईसी में अपॉइंट करना चाहिए। इनका रिकमेंडेशन किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट फाइनली रिक्रूटमेंट करते हैं। कॉल उनका रहेगा, सजेशन इनका रहेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना प्रोसीजर। बाकी जो इस पोस्ट पे ये लोग अपॉइंट हो रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, बोला इनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं रखा है, कोई डिग्री की बात नहीं की है, लेकिन पब्लिक लाइफ में, जनरल नॉलेज में ये लोग अच्छे होने चाहिए। ये काम ही आरटीआई का इन्फॉर्मेशन देने का। जिसकी जनरल नॉलेज वैसे ही खराब है, उसको आप आरटीआई में यहाँ पे अपॉइंट कर दोगे, वो क्या किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? उसको खुद को नहीं पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको खुद को नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आपको अपॉइंट करेंगे। अब इसमें यूजुअली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब कौन से लोगों का ज्यादा अच्छा होता है? कौन सी फील्ड से जुड़े हुए लोग ये सब डिपार्टमेंट में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? क्वालिफिकेशन वाइज आप सोच लो,
कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जिनका जनरल नॉलेज अच्छा होता है, आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स, तो उनके तो सिलेबस में यही सब चीजें आती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, ऐसा अपन मान के चल सकते हैं। क्लियर? बाकी कोई और भी हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, जब तक आप सीआईसी या एसआईसी की पोस्ट पे हो, आप पैरेलली कोई और पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, कहीं और जॉब नहीं कर सकते, कोई और बिजनेस नहीं चला सकते, किसी और सरकारी पोस्ट पे काम नहीं कर सकते। मीन्स ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। ऑनररी पोस्ट नहीं है कि चलो आपको रिक्रूट कर दिया लेकिन फिर काम कुछ नहीं करना है, वैसा नहीं होगा। तो आपको फुल टाइम इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी आप जुड़े हुए नहीं हो सकते, उस मतलब कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, वो भी क्लैरिफाई कर दिया। टर्म ऑफ ऑफिस आपका रहेगा 5 साल का, रिटायरमेंट की एज होगी 65, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, या तो 5 साल का टर्म पहले खत्म हो जाए या आपकी 65 की एज हो जाए, जो भी अर्लियर है वो आपका लास्ट डेडलाइन रहेगी, ये बोला। और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो लाइफ में एक ही बार आप सीआईसी या एसआईसी में सर्व कर सकते हो। आप रिटायर हो गए, आपके बदले कोई और आएगा, आप कोई और काम करोगे, लेकिन इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं। डन? समझ आया? तो ये सीआईसी वाली पूरी शॉर्ट नोट है कि भाई इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होती है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे काम करती है। कुछ क्वेरी इसमें कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? वैसे ही देख लो एसआईसी वाला आंसर। अब इसमें आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा क्योंकि सेम फॉर्मेट है, सिर्फ सेंट्रल के बदले स्टेट आ जाएगा, कुछ लोगों के नाम बदल जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फ्रेम करती है, यहाँ कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने देखा कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट स्टेट लेवल पे भी होती है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो करेंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे टीम रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं। यहाँ पे भी सिमिलर टीम होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बदले कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। लोकसभा के बदले क्या आ जाएगा? विधानसभा, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बदले जो स्टेट कैबिनेट होती है उसमें से एक मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो सिमिलर फॉर्मेट रहेगा, आपके लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट सेम है, क्वालिफिकेशन, एज, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे। तो पूरा आंसर सेम है, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे फर्क है। क्लियर हो गया? तो सीआईसी एसआईसी आपको साथ साथ में याद रखना इजी रहेगा। आप देख लो एसआईसी वाले आंसर की लैंग्वेज देख लो, उसको एक बार पूरा रीड कर लो, कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्लियर? किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सैलरी वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है, बोला जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी जो सैलरी है वो किसके बराबर होगी? जो इलेक्शन कमीशन होती है उनके जो इलेक्शन कमिश्नर है, सेम पे स्केल यहाँ पे रहेगा, वो बता दिया। सैलरी कितनी वो नहीं कोर्ट की, लेकिन आपको स्केल बता दिया कि उसी लेवल पे सैलरी रहेगी, ये बोलो। चलो नेक्स्ट आंसर, इंफॉर्मेशन कमीशन जो ये अथॉरिटी, इनके पास क्या क्या पावर्स है? पीआईओ अगर अपना काम ठीक से ना करे, आप इनको अपील कर सकते हो, सीनियर अथॉरिटी, वैसे आपको बेसिक ध्यान रखना है। बोला हुआ है who has not been able to submit an information request because a PIO has not been appointed। आपके जोन में, डिस्ट्रिक्ट में कोई पीआईओ है ही नहीं, अपॉइंटेड नहीं। ऐसा होता है बहुत बार, गवर्नमेंट पोस्ट होती है लेकिन पोस्ट पे कोई अपॉइंटेड नहीं होता है, पोस्ट खाली पड़ी है, तो आप कहाँ जाओगे? तो फिर आप डायरेक्टली एसआईसी या सीआईसी लेवल पे अपील कर सकते हो या उनको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने देने से मना कर दिया, या तो कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, रीजन नहीं बताया, जो फीस चार्ज कर रहा है वो अनरीजनेबल लग रही है आपको, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन आपको फॉल्स दे दी या मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इन्फॉर्मेशन कमीशन को अप्लाई कर सकते हो, ये आपके पास पावर रहेगा, वैसे बोला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है, अपील वाला, सेक्शन नंबर 19, कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो अपील किसको करना है, कितने दिन में करना है। इट इज अ प्रोसीजर। 2 लेवल पे अपील हो सकती है। आप गए पीआईओ के पास, पीआईओ ने आपका काम नहीं किया, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कमीशन पे नहीं जाएंगे, उसके पहले भी एक ऑप्शन होता है
जिस ऑफिस में, जिस जोन ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में पीआईओ अपॉइंटेड है, उस ऑफिस के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, उस ऑफिस के सबसे सीनियर पर्सन, आप पहली अपील उनको करोगे। अगर उस लेवल पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन कमीशन, दैट इज द सेकंड अपील। समझ आए? अब यहाँ पे टाइम लिमिट ध्यान रखनी है कि कितने दिन में आपको अपील करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट अपील करने के लिए 30 डेज का टाइम दिया। 30 डेज कब से? और देखो पूरा लिखना पड़ता है, लॉ में अपने क्या है ना, फिर पूरा नहीं लिख रहे, आपने लिख दिया विद इन 30 डेज। भाई 30 डेज स्टार्ट कब से होते हैं वो भी तो लिखो। तो जिस दिन आपने पीआईओ को अप्लाई किया, उसके बाद पीआईओ के पास कितना टाइम था, 30 डेज का। उसने जवाब नहीं दिया, 30 दिन खत्म हो गए। तो जैसे ही वो 30 दिन खत्म होंगे ना, वहां से आपके पास 30 डेज का टाइम रहेगा टू फाइल द फर्स्ट अपील। समझ आए? तो कभी भी आपको टाइम लिमिट लिख रहे हो, रेफरेंस पॉइंट के बिना मत लिखो कि 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे, वो कोट करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोविजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो पहली टाइम लिमिट आ गई 30 डेज की। अच्छा, टाइम एक्सटेंशन भी यहाँ पे हो सकता है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि आप लेट हो गए अपील फाइल करने में और कोई जेन्युइन रीजन है, तो 30 डेज से ज्यादा टाइम आपको मिल सकता है, ये चीज बोलती। अच्छा, आपने अपील फाइल कर दी, तो अपेलेट अथॉरिटी कितने दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उनके ऊपर भी डेडलाइन होनी चाहिए। दैट डेडलाइन इज अगेन 30 डेज। उनको भी और 30 दिन का टाइम मिलता है। अब ये 30 दिन का टाइम कब से काउंट होगा, जिस दिन आपने अपील फाइल किया उस दिन से। समझ आ रहा है? तो आपने अपील कर दिया, अगले 30 दिन में उनको आपकी अपील को डिस्पोज करना पड़ेगा, मतलब डिसीजन सुनाना पड़ेगा। अच्छा, ये 30 डेज एक्सटेंड भी हो सकते हैं। कितना एक्सटेंड हो सकते हैं? फॉर अनदर 15 डेज। तो टोटल कितना हो गया, 45 डेज। ये 45 डेज मतलब 30 प्लस 45 नहीं है, टोटल 45 मतलब 30 प्लस 15 है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो ये टाइम लिमिट हो गई। अच्छा, इन सबका जवाब आ चुका है, मतलब फर्स्ट अपील का डिसीजन टाइम टू टाइम आ गया, या भले उन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं दिया, जो भी सिचुएशन है, आप अपील करना चाहते हो, इस चीज को भी चैलेंज करना चाहते हो, तो सेकंड अपील करने के लिए अथॉरिटी के पास जाना, इन्फॉर्मेशन कमीशन। उसकी डेडलाइन क्या है, 90 डेज। 90 डेज कब से काउंट होंगे, ये फर्स्ट अपील का डिसीजन आया या उनकी डेडलाइन खत्म हो गई, वहां से 90 डेज। तो आप 90 डेज में अप्लाई कर दो, वो आपका केस सॉल्व करेंगे। अब कितने दिन में सॉल्व करेंगे वो कुछ बोला है यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला है कि आप 90 डेज में अप्लाई कर देना। अब इनको ये मैटर सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा वो सेक्शन में कोट नहीं किया हुआ है, तो वो ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, ऐसा आप मान के चलो। अच्छा, आप 90 डेज में केस फाइल करने नहीं पहुंचे, लेट हो गए, तो टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो वो पॉइंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे आंसर में ना टाइम लिमिट नहीं लिखी तो क्या बचेगा, आप सोचो। आपको अपील के बारे में पूछा है, आप जनरली सब लिख रहे हो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कोई मतलब नहीं है। ऐसे आंसर में स्पेसिफिक आपको डेडलाइन ध्यान रखनी है। अब अगर पूरी डेडलाइन अपने रिवाइज करे तो बहुत क्रोनोलॉजी में और सिंपल है। भाई मैंने पीआईओ को एप्लीकेशन फाइल किया, पीआईओ कितने दिन में जवाब देगा, 30 दिन में। उसने जवाब नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट अपील करूंगा, किसको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। कितने दिन में अपील करूंगा, अगले 30 डेज में। मेरे अपील करते ही जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। उनको ये केस कितने दिन में सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन 30 डेज, या फिर एक्सटेंशन चाहिए तो और 15 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं, मैक्सिमम 45 डेज। अच्छा, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो क्या करूंगा, सेकंड अपील करने इनके पास जाऊंगा। सेकंड अपील करने के लिए मुझे कितने दिन मिलेंगे, 90 डेज। 90 डेज कब से, फर्स्ट अपील का डिसीजन आया तब से। अब मेरे अपील फाइल करने के बाद ये लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कितने दिन में सॉल्व करेंगे यहाँ पे नहीं बोला होगा। क्लियर? तो ये सारी टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है, कोई कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो रहा है? और देखो, जहाँ पे डेडलाइन होती है ना, चाहे आपके ऊपर हो या सामने अथॉरिटी के ऊपर, ऑलवेज एक उसमें मार्जिन रखा होता है कि कहीं अगर एक्सटेंशन देने की जरूरत पड़ी तो एक्सटेंशन का एक प्रोविजन हमेशा दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख लो दोनों पॉइंट्स में, जब 30 डेज आपको फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए दिए तभी बोला था कि जेन्युइन रीजन होगा तो टाइम एक्सटेंड करेंगे, और दूसरा 90 डेज का आपको टाइम दिया सेकंड अपील में, वहां पे भी लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो टाइम एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये नॉर्मल प्रोविजन है, हर जगह होता है, बिकॉज डेडलाइन स्किप हो गई फॉर एनी जेन्युइन रीजन दैट इज पॉसिबल, तो उस चीज को यहाँ ध्यान रखा जाता है। क्लियर? बोलो, सेक्शन 19 में कोई कंफ्यूजन, समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट देख लो, सेक्शन नंबर 20। ये अभी लास्ट दो, मतलब एक एग्जाम पहले पूछा था और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेक्शन 20 जितना आपको दिख रहा है उतना ही है बस। इसमें बोला है कि अगर पीआईओ अपना काम ठीक से ना करे, जो प्रॉब्लम्स हमने पीछे देखी, तो उसमें उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी। पेनल्टी का अमाउंट कोट किया हुआ है 250 रुपीज पर डे। तो 30 डेज की जो उस पर डेडलाइन थी, 31st डे से उसके ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, कितनी, 250 रुपीज पर डे। और ये मैक्सिमम कितने अमाउंट तक जा सकती है, 25,000। मतलब 100 डेज तक अगर वो डिले कर दे तो ब्रेक इवन आ जाएगा, 250 रुपए पर डे के हिसाब से। 100 दिन हो गए तो 25,000 तो उसके लग गए। अब वो कितना भी डिले कर ले, 25,000 से ज्यादा पे करने के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो एक मैक्सिमम कैप है, वैसे आपको ध्यान रखना है।
रीजंस जो अंदर लिखे हैं आप पढ़ के देखो, पीछे भी देखे सेम पॉइंट्स है या नहीं, रीड कर लो, खुद ही देख लो आप, जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक बार पढ़ो, कुछ नहीं समझ आए तो बताओ। जनरल ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब इंफॉर्मेशन देने से रोकना, मतलब इंफॉर्मेशन खुद तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है, किसी और को भी करने नहीं दे रहा है वैसा। हाँ बोलो, कोई पॉइंट में डाउट? सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, जनरल है, मतलब आप इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो पीआईओ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने नहीं दे रहा है, इन जनरल बोला, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा जिसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। बाकी कोई पॉइंट में क्लियर है? बाकी सारे टर्म्स ठीक है। नेक्स्ट देखना सेक्शन नंबर 23, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। कहीं ये वर्ड सुना हो ज्यूरिसडिक्शन? कुछ आइडिया क्या होता है? व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? सिंपल मीनिंग बता दो, वैसे डेफिनेशन नहीं चाहिए आपको, जो भी जिस लैंग्वेज में पता हो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। कहीं और पढ़ा हो आपने, कोई वर्ड आया कुछ कहीं पे पढ़ने में? ज्यूरिसडिक्शन बोलो, ट्राई तो करो। एरिया बोल सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन मतलब रेंज या फिर एरिया या टेरिटरी, ठीक है। अब लीगल टर्म्स में क्यों यूज होता है, अब आप और मैं सपोज यहाँ पे अपने सूरत में रह रहे हैं, आपके और मेरे बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया और आप मेरे ऊपर केस फाइल करना चाहते हो, कौन से सिटी में कौन से कंट्री में जाके फाइल करोगे? दिल्ली जाके फाइल करोगे या न्यूयॉर्क जाके फाइल करोगे? बोलो, सूरत में ही करोगे ना। तो जिस एरिया में डिस्प्यूट हुआ है वहां का एक कोर्ट होगा, वहां पे जाके केस फाइल करना पड़ेगा। आप दिल्ली जाओगे तो वहां के कोर्ट से आपको यही बोलेंगे, यार सूरत में भी तो कोर्ट था, वहां क्यों केस फाइल नहीं किया, यहाँ क्यों आ गए? ये तो उनके एरिया केस बनता है, वहां पे फाइल करो। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है रेंज या फिर टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में ऐसा बोला है, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आरटीआई का जो मैटर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, अगर कोई केस बनता है तो सबसे लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में वो नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। कोर्ट में जो मतलब अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं उनका भी लेवल होता है, एक लोकल सिविल कोर्ट होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ये अथॉरिटीज होती है। तो बोला सबसे लोएस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है सिविल कोर्ट, उसमें आरटीआई का मैटर नहीं जाएगा, मतलब डायरेक्टली सेकंड लेवल के कोर्ट में ही जाएगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। समझ आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे सेक्शन 23 में ज्यूरिसडिक्शन को लेके उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये ज्यूरिसडिक्शन का मैटर है, इतना ही पॉइंट है। आगे दूसरे चैप्टर में जिसका लिंक आएगा मैं आपको वापस ही एग्जांपल दूंगा। और आज का लास्ट आंसर सेक्शन 26, रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये थियरी आंसर है, स्टूडेंट्स जनरली इसको लाइटली लेके जाते हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल सा है, खुद से लिख लेंगे, पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम में आ जाता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, बोले सर पेपर कैसा था, बोले एक्सपेक्टेड नहीं था। बोले ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके क्यों गए थे पेपर में कि ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे? आपको किसने अथॉरिटी डिसाइड करनी क्या नहीं पूछेंगे? तो जो अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं जो जनरली साइडलाइन हो जाते हैं। जितना सिंपल आंसर होता है ना, अपने पढ़ने के बदले उसको छोड़ के जाते हैं, बोले ये एग्जाम में देख लेंगे। देख लेंगे मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना, फिर जब पेपर में आता है तो देखा नहीं जाता है। सोच के गए थे देख लेंगे, लेकिन तब देखा नहीं जा रहा है, बोले ये क्यों पूछ लिया, ये तो सोचा था लास्ट में देख लेंगे, अब 4 मार्क में पूछ लिया, पॉइंट्स नहीं बन रहे। इजी आंसर में प्रॉब्लम ये होता है कि 5 पॉइंट बनते नहीं, क्योंकि पता है कि यार बात तो समराइज हो गई, घुमा फिरा के सब एक ही है, तो उसको 4 तरीके से लिखे कैसे, और बुक की लैंग्वेज अपन ने पढ़ी नहीं, तो ऐसे आंसर्स को क्विट करके नहीं जाना चाहिए, ये उनमें से एक है। तो अगर पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया तो ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा। क्लियर? चलो देखें, यहाँ पे बोला है कि इस एक्ट को लेके, आरटीआई को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, वो बोला हुआ है। अब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आरटीआई का कानून तो बना दिया, पब्लिक ऑफिस में किसी को पता ही नहीं था, तो वही रोल की बात यहाँ पे हो रही है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करे कि भाई ये आपका राइट है, आप इसको यूज करो, और उनके स्टाफ को भी ट्रेन करे कि कैसे इसके ऊपर डील करना है। आपने वो टीवी पे ऐड देखी हुई कंज्यूमर फोरम वाली, जागो ग्राहक जागो, है ना? तो वो ऐड में उसका पर्पस क्या है, वो ऐड में क्या दिखाते हैं यूजुअली, किस इंटेंशन से वो ऐड बनाई गई? अवेयरनेस, किस चीज का अवेयरनेस? कोई एग्जांपल, ऐड देखा तो होगा आपने, तो क्या पॉइंट्स होते हैं जो उसमें बताते हैं? हाँ, खाने पीने की चीजें आप खरीद रहे हो, इंग्रेडिएंट्स को लेके कि उसमें क्या है क्या नहीं मेंशन्ड होना चाहिए, और कुछ?
ऐड देखे होंगे आपने बहुत सारे। कस्टमर के राइट जैसे कुछ स्पेसिफिक बिल मिलना चाहिए, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप बिल मांग सकते हो, आपका राइट है। और कोई पॉइंट? डेट ऑफ एक्सपायरी और प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो तो आप नहीं खरीदना। अच्छा, एमआरपी से ज्यादा कोई पैसे चार्ज करे तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं ऐड में, जो स्पेसिफिक होता है वो ये बताते हैं कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये जो ऐड है वो बना कौन रहा है? कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या सरकार बना रही है? अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया हुआ है, उसमें ये सारे रूल्स हैं। अब वो कंज्यूमर्स को बताना चाहती है कि अगर कोई दुकानदार आपके साथ चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, एक्सपायर्ड, डुप्लीकेट, खराब प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो आप डरना नहीं, आप इस कंप्लेंट नंबर के ऊपर फोन कर देना और एक्शन ले लेना, आप केस फाइल कर सकते हो। और इसके लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा कानून होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का जो काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। यहाँ पे भी सेम बोला हुआ है। तो आरटीआई एक्ट अगर पास हुआ है तो इसका आप अवेयरनेस क्रिएट करो पब्लिक में। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सेम चीज, टीवी पे ऐड दिखा दो, पोस्टर्स, बैनर्स लगवा दो, होर्डिंग लगवा दो, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दो। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिस में इसके पैम्फलेट, ब्रोशर, हैंगिंग्स वो सब लगा दो, पोस्टर लगा दो। कोई आएगा तो पढ़ेगा तो उसको जानकारी मिलेगी कि ऐसा सब होता है। अपने स्टाफ को ट्रेन करो कि अगर कोई सिटीजन आके उनसे क्वेश्चन पूछे तो उनको पता होना चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, वो गाइड कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने इस आंसर के अंदर रखे हैं और ये इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। क्लियर है? अब लैंग्वेज आप देख लो, जो पॉइंट्स बोले, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। बोलो, किसी पॉइंट में कोई डाउट? क्लियर? यही सारा जनरल पॉइंट्स बोले हुए। तो इसके साथ आपका सेक्शन नंबर 26 और ये आंसर अपना कंप्लीट है। रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो अपने कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।